आरबीआई की पॉलिसी पर हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार जल्दी से उनसे भी पॉलिसी पर रिएक्शन लिया जाए। अतुल जोशी साहब बताएं सर, क्या कुछ खास लगा आपको इस पॉलिसी में? देखिए, बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। खास करके उन्होंने जो पीएसयूज़ के बारे में कहा कि उनकी जो हेजिंग कॉस्ट होती है, मान लीजिए वो फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं, तो उनकी जो हेजिंग कॉस्ट है उसके ऊपर कंसेशन दिया जाएगा। अब इसकी इफ़ेक्ट हमारे डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट पे बहुत ही पॉजिटिवली इसके लिए हो सकती है कि लगभग-लगभग 2 लाख करोड़ का बॉन्ड इश्यू होता है पीएसयूज़ की तरफ से। तो व्हिच इज़ लेट्स से 20 से 22 बिलियन डॉलर पीएसयूज़ डोमेस्टिक मार्केट से उठाते हैं। उनकी एवरेज कॉस्ट 7.5 से लेके 8.5% के बीच में होती है। अगर वो फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं और अच्छी सी करेंसी प्रॉपर्ली चूज़ करें और उसमें अगर आरबीआई पार्शियली उनको हेजिंग कॉस्ट पे कंसेशन दे देता है, तो उनकी बोरोइंग कॉस्ट 7.5 से घट भी सकती है। तो उनका जो इंसेंटिव है कि हम आके डोमेस्टिक मार्केट से बोरो करें वो कम हो जाएगा और फॉरेन करेंसी रिप्लेस होने की वजह से जीसेक के ऊपर जो दबाव बन सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फिस्कल गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट दूसरे कॉर्पोरेट्स की बोरोइंग कॉस्ट वो ईज हो सकता है। तो बॉन्ड मार्केट की यील्ड काफी स्टेबल या नीचे भी रह सकती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट बॉन्ड मार्केट के ऊपर पीएसयू बोरोइंग की पड़ेगी। और जब एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स जो उन्होंने ऑथराइज्ड डीलर्स को कहा है कि फुल हेजिंग कॉस्ट जितनी भी हेजिंग कॉस्ट है पूरी की पूरी अगर आरबीआई उसको ले रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव रहेगा बैंक्स के लिए कि वो उसको एफसीएनआर डिपॉजिट्स को लेके आए। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। जो मुझे सरप्राइज लगा, अ, थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे, और गवर्नर साहब ने भी थोड़ा पॉज दे दिया था वो फिगर बोलने के पहले कि हमारी ऑयल प्राइस की बास्केट प्राइस अभी $110 है। मैं देख रहा था कि ब्रेंट की एवरेज प्राइस क्या है पिछले 3 महीनों में। ब्रेंट की एवरेज प्राइस $107 है, तो हमारी बास्केट 110 कैसे हो गई? तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन यस, हकीकत ये है कि ब्रेंट की प्राइस को चलते हुए जो भी इन्फ्लेशन आएगा, वो तो आना ही है और उसकी वजह से उन्होंने जीडीपी के आंकड़े घटाए हैं और अच्छी-सी भूमिका बाँधी थी कि भई इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो डिफरेंस आ रहा है कि ये साल का 7.6% जीडीपी है और अगले साल का 1% कम 6.6%, इसकी सेंटिमेंटली मेरे ख्याल से काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकती है। डेफ़िनेटली इसको मेरे ख्याल से जैसे आंकड़े हमारे सामने आते जाएँगे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 6.6 का जो आंकड़ा है उसमें मेरे ख्याल से जो ट्रेड डील्स हुई है हमारी और जो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में कि डिमांड अच्छी तरह से आ रहा है, वो शायद फैक्टरिंग नहीं है। तो शायद हम देखें कि 6-7 महीने के बाद जीडीपी का आंकड़ा 6.6 से बढ़ भी सकता है और 6.9 की तरफ जा सकता है। ओवरऑल पॉलिसी एज़ एक्सपेक्टेड, दूसरा कुछ नहीं था, बट मेरे ख्याल से ये जो अनाउंसमेंट्स हुई है, बहुत ही पॉज़िटिव है और अच्छे है देश के लिए। ओके। अतुल जोशी साहब। देखिए क्या है कि अगर हम बैंक्स के एफसीएनआरबी के डिपॉजिट रेट्स देखें, तो ये लगभग 4% के आसपास है। फॉरेन करेंसी एनआरआई डिपॉजिट्स का बेसिकली मतलब ये है कि मैं बैंक डॉलर या किसी भी फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट उठाती है और वही फॉरेन करेंसी में उसको रिटर्न करती है। तो इन बिटवीन मान लीजिए 5 साल की एफसीएनआरबी डिपॉजिट किसी बैंक ने ली, तो उसको 5 साल का फॉरवर्ड प्रीमियम जो हेजिंग कॉस्ट है वो बैंक को खुद को लेना पड़ता है। अब बैंक की एएलएम अगर हम देखें, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट देखें, तो ये बैंक के जनरल पूल में चली जाती है डिपॉजिट। तो मान लीजिए 3.5% के आसपास की अगर हमारी हेजिंग कॉस्ट है, 4% का कूपन है, तो लगभग 7.5% पे बैंक एफसीएनआरबी डिपॉजिट उठा रही है 5 साल के लिए। तो बैंक के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब क्या होगा कि वो 3.5% है या जो भी हेजिंग कॉस्ट है 5 साल की, अब वो आरबीआई ले लेगा। तो बैंक्स के लिए 4% पे डिपॉजिट उठाना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि आज की तारीख में एनआरआई 4% पे क्यों देगा? जबकि उसको यूएस बॉन्ड में 5% के आसपास मिल जाता है, तो वो क्यों 4% पे इंडिया पे डिपॉज़िट देगा? तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि एफसीएनआरबी डिपॉज़िट्स का जो रेट है, जो बैंक्स ऑफ़र कर रही हैं, सडनली उसमें स्पाइक दिखेगा हमें। 5% के आसपास भी आ सकता है, 5.5% भी आ सकता है, क्योंकि जो भी रेट होगा, वो बैंक के लिए फाइनल बोरोइंग रेट होगा 5 साल के लिए।
तो लिटरली एक एक बात आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग कॉस्ट जो है 5 साल की, उससे बैंक की एफसीएनआरबी डिपॉजिट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इतना बेनिफिट बैंक्स के लिए ये मतलब बहुत ही बढ़िया बैंकों के लिए तो मेरे ख्याल से सुपर डुपर स्कीम है। और अगर इसको अच्छी तरह से लॉन्च किया जाए, क्योंकि विंडो बहुत कम है, लेस देन 90 डेज है हमारे पास, सितंबर 30 तक का ही टाइम है। तो बहुत ही छोटे से विंडो में बहुत सारा पैसा बैंक्स उठा सकती हैं। एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स को काफी बढ़ाकर भी उनकी कॉस्ट तो कम ही रहेगी। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस सिचुएशन में बैंक्स है, अच्छी स्कीम है बैंकों के लिए। ख्याल से सर 96 97 में आए थे आरआईबी बॉन्ड्स। तब मुझे याद है कि तब किस तरह से लिवरेजिंग कर करके और जो पोजीशन बना के वो पैसा लगाया था, लोगों ने उस पर मोटा पैसा बनाया भी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बैकडोर एंट्री एक तरह से आरआईबी बॉन्ड्स की हो गई है बिल्कुल। और उस लिहाज से ये तो एनआरआईज के लिए मतलब आज मतलब पॉलिसी ऐसा लग रहा है उन्हीं के लिए आई है एकदम गजब की। मतलब जो पूरे ग्लोबल टेंशन के बीच में भारतीय एनआरआईज जो है उनके लिए एक मतलब बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। लेकिन क्या लगता है अतुल जोशी साहब, कहीं कोई लिमिट लगाएगी सरकार की इतने ही पैसे चाहिए बस, इतने डॉलर से ज़्यादा नहीं? नहीं, नहीं लगाएँगे। ये जो ग्लोबल सिचुएशन है वो ऐसी है कि उन्होंने टाइम फ्रेम लगा दी। उन्होंने अमाउंट की लिमिट नहीं लगाई, टाइम फ्रेम की लिमिट लगाई है। मेरे ख्याल से 25-30 बिलियन डॉलर तो आ ही जाएगा। अब उन्होंने क्या किया है, गेम सारी दे दी है बैंकों के हाथ में। हर एक बैंक अपने एएलएम को देखेगा, अपनी कॉस्ट को देखेगा और अपने रेट्स को एडजस्ट कर सकता है। कोई 5% कह सकता है, कोई 5.5% कर सकता है, कोई 6% कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए जो भी कूपन रेट है, जो भी डिपॉज़िट का रेट है, वही उसकी अल्टीमेट कॉस्ट पड़ जाएगी और ना कि हेजिंग कॉस्ट। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा एटम बम है उनके लिए। तो मतलब दिवाली तो एटम बम से मना रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। कोई कोई लिमिट नहीं है। तो ना तो अमाउंट की लिमिट है, उसको लिवरेज भी कितनी टाइम कर सकते हैं, 16 टाइम तो जनरली होता ही है। तो 16 टाइम्स लिवरेज कर दिया, $1 लाख का आपने $16 लाख कर दिया। तो ये तो रिटर्न्स भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं, एनआरआईज़ के लिए, बैंकों के लिए कॉस्ट कम पड़ जाएगी और आरबीआई के लिए तो बहुत अच्छा इन्फ्लो हो जाएगा। मेरे ख्याल से जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, तब तक 30 सितंबर तक कोई अमाउंट की रेस्ट्रिक्शन आनी मुश्किल है।